जय हिंद। आज की इस वीडियो में ही हम आप लोगों को जीएस पढ़ाने वाला हूं। जैसे कि हम आप लोगों से वादा किए थे कि 19 अप्रैल 2025 को हम एक बैच लेकर आएंगे जो कि फाउंडेशन बैच रहेगा, जिसमें आपको यूपीएसआई, यूपीपी, एसएससी, रेलवे, इन सभी का जो जितने भी वनडे एग्ज़ाम हैं, चाहे वो चपरासी से लेकर यूपीएसआई लेवल तक हो, उन सभी में जितना भी जीएस आता है, जीएस से होता है, उन सभी को हम पढ़ाएंगे। जैसे इस क्लास का कुछ शेड्यूल है। शेड्यूल क्या है, पहले इसको आप लोग समझ लीजिएगा। जैसे जीएस में कई सब्जेक्ट मिल के जीएस बनता है। इस क्लास में आप लोग को, इस बैच में जो कलम की ताकत है, इस बैच में आप लोग को सबसे पहले बायोलॉजी और पॉलिटी पढ़ाई जाएगी, उसके बाद फिर जियोग्राफी पढ़ाई जाएगी, फिर फिजिक्स पढ़ाई जाएगी। इस प्रकार से कुछ शेड्यूल रहेगा। तो सबसे पहले जो है हम बायोलॉजी और पॉलिटी पढ़ाएंगे। तो सबसे पहली क्लास जो है ये बायोलॉजी की क्लास है। इसमें हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस क्लास में ना तो हम अपना ज़्यादा ज्ञान देने आए हैं कि जो है हमको इतना ज्ञान है, इतना सारा हम आप लोग को पढ़ा दें कि डार्विनवाद, लैमार्कवाद क्या होता है, कितना। हमको सिर्फ एग्ज़ाम फोकस करना है और आप लोग को भी एग्ज़ाम ही फोकस करना है। तो एग्ज़ाम में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे कैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन सकता है, केवल हम एग्जैक्ट पॉइंट वाइज पॉइंट लेकर आएंगे एग्ज़ाम के बेस पर। बाकी और हम जानकारी के आधार पर, आप लोग 12th 11th में पढ़ लिए होंगे लैमार्कवाद क्या है, इसका पूरा प्रोसेस, उत्परिवर्तनवाद वगैरह पढ़ लिए होंगे। तो चलिए देखते हैं एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। एग्ज़ाम में जो बायोलॉजी से सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाएगा, लैमार्कवाद में से और डार्विनवाद में से और उत्परिवर्तनवाद में से। इन 3 टॉपिक आज हमारा है। इन तीनों टॉपिक में ये हम आपके सामने लेकर आए हैं। सबसे पहले पूछा जाएगा कि लैमार्कवाद क्या है। लैमार्कवाद एक जो है वैज्ञानिक थे जिनका पूरा नाम था डी लैमार्क। इन्होंने कुछ सिद्धांत दिया है और इन्हीं लैमार्क के सिद्धांत को लैमार्कवाद कहा जाता है। यह इस लैमार्कवाद को हम उपार्जित अंगों के लक्षण का सिद्धांत भी कह सकते हैं। लेकिन लैमार्कवाद ठीक उसी प्रकार से डार्विन एक वैज्ञानिक थे जिनका पूरा नाम था चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। इन्होंने एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने भी एक सिद्धांत दिया है जिस सिद्धांत को हम डार्विनवाद कहते हैं। ये सब जितने सिद्धांत दिए गए हैं, ये सब एक जीवों की उत्पत्ति कैसे होती है उसके आधार पर दिया गया है, इसलिए दिया गया है। और एक उत्परिवर्तनवाद होता है। उत्परिवर्तनवाद भी जो है वो एक वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया है, जिस वैज्ञानिक का नाम था ह्यूगो डी व्रीज। ह्यूगो डी व्रीज के द्वारा दिया गया सिद्धांत को हम उत्परिवर्तनवाद कहते हैं। तो इतना समझ में आ गया होगा। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि लैमार्कवाद कौन वैज्ञानिक के दिए थे, तो लैमार्क दिए, इनके नामों में पढ़ा है इसलिए सबको पता होता है। डार्विनवाद सिद्धांत कौन दिए थे, डार्विन ने दिया था, ये चार्ल्स रॉबर्ट। इसको आप लोग हटा दोगे तब भी आप लोग एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा, वहाँ पर कर लोगे। यहाँ पर आप लोग लैमार्क याद कीजिए, इतना लैमार्क, और यहाँ पर केवल डार्विन याद करिए बस। देखो, एग्जाम कंपटीशन एग्जाम में लिखना कम रहता है, समझना ज़्यादा है। अगर समझ लोगे तो अपने आप बना लोगे, बन जाएगा क्वेश्चन। बाकी ये जो बोर्ड एग्जाम होता है इसमें आपको लिखना ज़्यादा होता है, इसलिए यहाँ पर हम लिखाएंगे नहीं, आप लोग को समझा देंगे। जितना हम बोर्ड में लिख दिए हैं इतने में से ही एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो और इसमें आप ह्यूगो डी व्रीज पूरा याद कर लो। एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि लैमार्क ने किस पुस्तक में लैमार्कवाद को लिखा है, या लैमार्कवाद में लैमार्क के द्वारा लैमार्क की कौन सी पुस्तक है, तो वो है फिलोसफिक जूलॉजिक। एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि फिलोसफिक जूलॉजिक किस वैज्ञानिक के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, तो लैमार्क के द्वारा लिखी गया है। और एग्जाम में क्वेश्चन इनसे भी पूछा जाता है, डार्विनवाद यानी कि डार्विन से। डार्विनवाद में क्या पूछा जाएगा कि डार्विन के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है, तो ओरिजिन ऑफ जो है स्पीसीज। ये किसके द्वारा है, ये जो है डार्विन के द्वारा लिखा गया था। और ये ऐसी कोई पुस्तक इन्होंने नहीं लिखा है, ह्यूगो डी व्रीज। इन्होंने क्या बताया है अभी उसको हम बताएंगे आप लोग को। तो लैमार्क में क्या पूछेगा कि फिलोसफिक जूलॉजिक किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है, लैमार्क के द्वारा। और ये ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज किसके द्वारा लिखी गया है, डार्विन के द्वारा। ये तो पुस्तक का नाम हो गया।
अब लैमार्कवाद ने कुछ जीवों की उत्पत्ति को लेकर कुछ सिद्धांत दिए हैं कि जीवों का विकास कैसे नहीं होता है। इस आधार पर इन्होंने सबसे पहले लैमार्कवाद ने कहा कि अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग। इसका मतलब है कि लैमार्कवाद ने एक सिद्धांत दिया है, ये फिलोसफिक जूलॉजी में किताब में इन्होंने कहा है कि ऐसे जीव जो अपने अंगों का ज़्यादा उपयोग करते हैं उनके उन अंगों का जो है विकास हो जाता है, और जिस अंगों का इन्होंने उपयोग नहीं करते हैं वो विलुप्त हो जाता है। इन्होंने अपना जो प्रमाण पक्ष दिया है वो जिराफ पर दिया है, सर्प पर दिए हैं और जलीय पक्षियों पर दिए हैं। अब इन पर का इनका कहना है, इसके विषय में हम समझ लेते हैं। लैमार्क ने कहा है कि जिराफ की गर्दन लंबा होता है। लंबा क्यों होता है? क्योंकि पहले जो जिराफ होते थे वो पेड़ नीचे होते थे, तो उन्होंने धीरे धीरे जो है पत्ती को खाते थे, इसलिए उनका जो है छोटा था गर्दन। लेकिन बाद में पादप जो है ऊंचाई पर जाने लगे, ऊंचाई पे जाने लगे, तो उनको जो है पत्तियां खाने में तकलीफ होने लगी, इसलिए वो अपनी गर्दन ऊपर करके और अगली दो टांग उठाकर, यानी कि ज़्यादा इस पर प्रेशर लगा के ऊपर की ओर उठाकर ऐसे नहीं करके खाते थे। इसलिए जिराफ की गर्दन लंबी और अगला दोनों टांग लंबी होने लगी। ये इनका कहना था। और इनका कहना था, ये तो उपयोग के आधार पर हो गया कि जिराफ अपने गर्दन का उपयोग ज़्यादा करता था पौधा ऊंचे होने के कारण पत्तियों खाने के लिए, इसलिए इसका जो है गर्दन और अगली दो टांग ऊपर हो गई, यानी कि ज़्यादा विकसित हो गई। ये लैमार्क का कहना था। और इन्होंने एक सिद्धांत दिया है सर्प की टांगों का विलुप्त होना। इन्होंने कहा कि पहले सर्प के पास टांग होता था, जब सर्प बिल में जाने लगे या फिर झाड़ी में जाने लगे तब ये इसका जो है पैर फंस जाता था, इसलिए जो है सर्प अपने जो है पैर का उपयोग कम करता था और ये फिसल के चलने लगा, रेंग के चलने लगा, इसलिए धीरे धीरे इसका जो है टांग विलुप्त हो गया। कहने का मतलब ये था कि जो सर्प था ये अपने टांग का प्रयोग या पैर का प्रयोग करना बंद कर दिया, इसलिए जो है धीरे धीरे इसका जो है पैर विलुप्त हो गया। ये कहना था लैमार्क जी का। इन्होंने एक और सिद्धांत दिया कि जलीय पक्षियों की अंगुलियां, देखो जो जलीय पक्षी होते हैं, सीधी सी बात है कि जो जलीय पक्षियां हैं वो तैरती हैं, जैसे बतख देखोगे तैरती हैं, वो तैरती हैं तो अपने पंजे से जो है पानी को पीछे ढकेलती हैं। अगर हमारे लोग की अंगुली की जैसे रहेंगे, उसका वैसे बीच में खाली खाली, तब वो पानी भराएगा नहीं, पानी इस ऐसे बीच से निकल जाएगा जैसे नहीं ऐसे करेंगी। तो उनकी अंगुलियां यहाँ पर उन्होंने कहा कि इन्होंने पानी ऐसे ऐसे हटाती थी, तो इन पंजों का प्रयोग उन्होंने ज़्यादा करने लगे, इसलिए इनके बीच में यहाँ पर जो खाली स्थान हम लोग के है, इसीलिए जो है बतख का ये जो जलीय पक्षी होते हैं उनका यहाँ पर मांस आ जाता है, जिससे इनको पानी को पीछे ढकेलने में सहायता होती है और ये आगे बढ़ लेते हैं। ये लैमार्क जी का कहना था। लेकिन इस सिद्धांत को गलत काट दिया गया है। लैमार्कवाद को कैसे गलत काट दिया गया है हम बताते हैं। जैसे इन्होंने कहा जिराफ के गर्दन का लंबा होना, यानी कि हम कह सकते हैं कि अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग, जिस अंग का ज़्यादा उपयोग करेंगे वो वाला अंग ज़्यादा विकसित हो जाएगा और जिसका उपयोग नहीं करेंगे धीरे धीरे ये विलुप्त हो जाएगा। लेकिन ऐसी बात नहीं है। जैसे हम कह सकते हैं, क्या जो भारत की महिलाएं होती हैं ये अपना कान छेदाती हैं, कान में बाली पहनती हैं, छेदाती हैं, तो ये तो कईयों सदियों से चलते चला आ रहा है। तो इस आधार पर उन्होंने तो अपने जो है ये कान का प्रयोग किए हैं, बाला पहनने के लिए छेदाती हैं। इस हिसाब से जो संतान हो उसका कान छेदाया पहले से होना चाहिए इनके हिसाब से, लैमार्क के हिसाब से। लेकिन इसी में और वैज्ञानिक आए, उन्होंने जो चूहा होते हैं, चूहा के लगभग 20 से 22 पीढ़ी को, कितने, लगभग 20 से 22 पीढ़ी चूहा के जन्म लेती ही उनका पूंछ काट देते थे, और वो फिर जो अगली संतान आती थी फिर पूंछ काट देते थे, फिर अगली संतान आए फिर पूंछ काट देते थे, फिर अगली संतान आए फिर पूंछ काट देते थे। यानी इसी प्रकार से इन्होंने 20 से 22 पीढ़ी चूहों का पूंछ काट दिया, ताकि जो है ये अपने अंगों का उपयोग ना कर सके। तो 20-22 पीढ़ी के बाद भी
जो चूहा जन्म लिया था उसके पूंछ था। इसका मतलब कि अंगों का उपयोग और अनुपयोग के आधार पर अंगों का विकास नहीं होता है, ये सिद्ध हो गया था। तो इतना समझ में, इसीलिए जो है लाइमार्कवाद सिद्धांत को काट दिया गया। तो एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जो है अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग किसके द्वारा दिया गया सिद्धांत था, तो लाइमार्क के द्वारा दिया गया सिद्धांत था। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि किसके द्वारा जिराफ का उदाहरण लेकर जो है सिद्धांत दिया गया था, लाइमार्क के द्वारा। सर्प की टांगों का विलुप्त होना किसके द्वारा दिया गया था, लाइमार्क के द्वारा। जलीय पक्षियों की अंगुलियों को विकसित होना ये किसके द्वारा दिया गया था, लाइमार्क के द्वारा दिया गया। तो लाइमार्क से जो है इतना ही क्वेश्चन बनता है। अभी तक ओवरऑल यूपीएसआई, यूपीपी, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, एसएससी, रेलवे, जितनी भी वैकेंसियाँ यूपी ट्रिपल एससी जितनी भी होती हैं, इसमें से कुल मिलाकर अभी तक इतना ही क्वेश्चन पूछा जा गया है। और यहाँ पर है, अब आता है हमारा डार्विनवाद। डार्विनवाद वाला और उत्परिवर्तनवाद, ये दोनों सही हैं। तो कैसे सही हैं इसको हम समझते हैं। डार्विनवाद जो सिद्धांत दिया गया है ये चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन के द्वारा दिया गया है। ये एक वैज्ञानिक थे। इन्होंने एक पुस्तक लिखा है जिसका नाम था ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज, या हम कह सकते हैं जीवों की उत्पत्ति कैसी होती है उसके विषय में बताए हैं इस किताब में। इन्होंने पहला सिद्धांत दिया है जंतुओं में संतानोत्पत्ति की प्रचुर क्षमता होती है। जैसे हम कह सकते हैं हम एक जानवर हैं, मान लो कि हम तो जानवर है ये हैं, जैसे मानव जानवर में आता है, बस एक स्पेशल प्रजाति हो जाती है मानव जाति। तो हम मान लो जानवर हैं, हमारे पास भी संतान उत्पन्न करने की प्रचुर क्षमता है, या कोई भी जीव है उसके पास इतनी ज़्यादा क्षमता होती है कि बहुत सारे संतान को उत्पन्न कर सकता है। लेकिन क्या सभी संतानें जीवित रह सकती हैं? सभी संतानें जीवित नहीं रह सकती हैं। इतना ज़्यादा क्षमता होता है कि अगर जो है ये हम दो हमारे दो, हम दो हमारे तीन, ये सब नियम न लागू होना, जनसंख्या नियंत्रण नहीं किया जाता, तो आज पृथ्वी एकदम ध्वस्त हो जाती। इतना ज़्यादा वजन बढ़ जाता है कि जवन दिन अभी 24 घंटा का हो रहा है, ये पता चला 26 घंटे का होने लगता। दिन क्यों ये टाइम बढ़ रहा है, एक दिन क्यों 24 घंटे का है? आने वाले समय देखो 25 घंटे का हो जाएगा, क्योंकि जब इस पृथ्वी पर भार पड़ेगा, तो जियोग्राफी में पढ़ोगे कि जब भार पड़ेगा तो इसकी जो घूर्णन गति होती है वो धीमी हो जाती है। तो जवन एक चक्कर अभी 24 घंटे में लगा रही है, ये 25 घंटे में लगाने लगेगी। जैसे अभी हमारे पास कुछ नहीं है तो हम चाहे जितनी बारी घूम जाएं, ऐसे चाहे जितना घूमें, स्पीड में घूमें, लेकिन 10 किलो वजन रख दिया जाएगा तब ऐसे आराम घूमेंगे, ऐसे नहीं ज़्यादा घूम नहीं पाएंगे। तो वही चीज़ है। तो इन्होंने क्या कहा, जंतुओं में संतानोत्पत्ति की प्रचुर क्षमता होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जन्म लेने के बाद सभी संतानें जीवित ही रह सकती हैं। जीवित कौन कौन वही जीव जीवित रह सकते हैं, वही संतानें जीवित रह सकती हैं जिसमें जीवन संघर्ष की क्षमता होती है। जैसे जीवन संघर्ष क्या होता है, जैसे मान लो हम जन्म ले लिए, हमको संघर्ष करना पड़ रहा है अपना जीवन जीने के लिए। आप लोग को पढ़ा रहे हैं, खुद भी पढ़ रहे हैं, या नौकरी करेंगे, या और कुछ भी किया जा सकता है, या फिर नौकरी देंगे, कुछ तो किया ही जाएगा ना। तो ये हमारी जीवन की संघर्ष है। जैसे पहले अगर मान लो कोई नौकरी, जैसे आप लोग हो अगर नौकरी कर रहे हो तो आपको पहले संघर्ष करना है अपने लाज वाले लड़कों से कि ये हमसे आगे ना निकलने पाए। उसके बाद फिर आपको दूसरे लाज के लड़कों से जो है संघर्ष करना पड़ेगा, फिर कंपटीशन में आगे आना पड़ेगा, फिर कट ऑफ डिसाइड हो जाएगा। पता चला सब कुछ हो गया तो पड़ोसी जो है जाके एप्लीकेशन थाने में दे दिया, उससे जूझना पड़ेगा। तो ये सब जीवन की संघर्ष हैं। तो कौन कौन से जीव जो हैं जीवित रह सकते हैं, जो जीवन संघर्ष कर जाएंगे। जैसे सबसे पहले जीवन संघर्ष में आपका आएगा अंतःजातीय। अंतःजातीय कहने का मतलब कि जैसे हम मानव हैं तो पहले मानव से लड़ेंगे, बाद में शेर बाघ से लड़ने जाएंगे, ये है अंतःजातीय। जैसे मान लो मेरी नौकरी होने वाली है, मेरा कोनो पड़ोसी ले जाए कि एप्लीकेशन डाल दिया, FIR कर दिया फर्जी वाला, तो सबसे पहले तो हमको उससे लड़ना पड़ेगा।
फिर क्या होना पड़े, जैसे हमको भोजन चाहिए, आपको भी भोजन चाहिए, पता चला भारत में भोजन की कमी हो गई या पूरी दुनिया में भोजन की कमी हो गई, तो आपको भोजन में छोड़ के हम खा जाएंगे, हमारा छोड़ के तुम खा जाओगे, या हमारा कौन और खा जाएगा, हम किसी और को खा जाएंगे। इसमें सबसे ज़्यादा संघर्ष करना पड़ेगा। तो पहले अपने ही जाति के लोग, जैसे मानव जाति हम हैं तो मानव जाति से ही हमको संघर्ष करना पड़ेगा। जैसे कुत्ता है तो कुत्ता से संघर्ष करना पड़ेगा उसके, बकरी है बकरी से, भैंस है भैंस से, शेर है शेर से, सब अपन अपन अंतः जाति संघर्ष करना पड़ेगा। जो अंतः जाति संघर्ष को झेल ले गया फिर उसको अंतर जाति झेलना पड़ेगा। जैसे मान लो हम अपने पड़ोसी से भी लड़ उड़ के एकदम बढ़िया हो गए, अब हमको अपने जाति में कोनो दिक्कत नहीं, मानव जाति में किसी से दिक्कत नहीं, लेकिन पता चला हम रास्ते में जा रहे हैं, चीता हमसे ज़्यादा भूखड़ है, चीता हम ही को खा जाए, तब तो दिक्कत हो जाएगा। तो ये है अंतर जाति। अब हमको चीता से भी लड़ना पड़ेगा, और उधर बकरी है, बकरी को मानव से भी लड़ना पड़ेगा, नहीं मानव काट के बकरियाँ खा जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। हमको जो है कुत्ता बिल्ली से लड़ना पड़ेगा। जैसे हम रास्ते से जा रहे हैं, पता चला साइड से कोनो कुत्ता आया काट लिया, तब तो हम मर जाएंगे। तो अंतर जाति भी हमको क्या करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। अंतर जाति हो गया। अंतर जाति के बाद क्या करना पड़ेगा, हमको वातावरणीय संघर्ष करना पड़ेगा। वातावरणीय संघर्ष कैसे, जैसे मान लो गर्मी के समय हम सर्वाइव कर जाएं, ठंडी के भी समय सर्वाइव कर जाएं, बरसात के भी समय सर्वाइव कर जाएं, तब तो हम जो है क्या हो जाएंगे, जीवित रह पाएंगे, नहीं तो मर जाएंगे। पता चला हम केवल गर्मी ही सहनशील कर सकते हैं, ठंडी कर ही नहीं सकते, तब तो ठंडी में मर जाएंगे। पता चला कि हम ठंडी सहनशील कर सकते हैं, गर्मी नहीं तो गर्मी में मर जाएंगे। ये दोनों से हो गया तो पता चला बरसात में मर जाएंगे। जैसे मच्छर देखो बरसात में ज़्यादा उत्पन्न होते हैं, ज़्यादा निर्माण होता है, ज़्यादा जनन की प्रक्रिया होती है, उनके लिए अनुकूल वही चीज़ है, और ये सब गर्मी वगैरह प्रतिकूल हो जाती है। ठंडी में किसी को ज़्यादा मच्छर काटते हैं नहीं, क्योंकि ज़्यादा उत्पन्न ही नहीं होते हैं, बरसात में ज़्यादा हो जाते हैं। उसी प्रकार से जैसे मान लो हम अभी यूपी में सर्वाइव कर पा रहे हैं, पता चला हमको कश्मीर भेज दिया जाए तो वहाँ ठंडी ज़्यादा है, वहाँ हम सर्वाइव कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ का वातावरण अलग है और कश्मीर का वातावरण अलग है। पता चला हमको नॉर्वे भेज दिया जाए, तब दिक्कत हो जाएगा बड़ा। तो ये सब क्या है, वातावरणीय संघर्ष करना पड़ेगा। तो वातावरणीय संघर्ष भी करना पड़ेगा। और क्या करना पड़ेगा, जब इन सब से हम कर लेंगे, संघर्ष कर लेंगे, तब जवन विकास होगा, जैसे मानव के विकास है तो ये क्या हो जाएगा, इसमें भी कुछ विभिन्नताएं आ जाएगी। ये कौन कहा है, डार्विन ने कहा है। जैसे बताओ, हम अपने माता पिता से तो जन्म ले लिए हैं, ठीक है, चलो जन्म ले लिए, ठीक है, क्या हम अपने माता पिता के ही जैसे हैं कि कुछ अलग हैं? कुछ अलग हैं। भले हमारे पास 2 हाथ 2 पैर 2 नाक 2 आँख सब कुछ है माता पिता के जैसे, लेकिन चेहरा का बनावट अलग है, हाइट भी अलग हो सकती है, गोरापन कालापन भी अलग, यानी कि रंग भी अलग हो सकता है। तो क्या हम सेम टू सेम अपने माता पिता के जैसे हैं? नहीं, केवल हमारी शारीरिक बनावट हो सकती है माता पिता के जैसे, लेकिन रंग वगैरह नहीं हो सकता है। तो कुछ तो विभिन्नता हमारे अंदर आ गई है, और ये धीरे धीरे क्या हो जाएगा, विकास कर जाएगा। और इन सब से पूरे इस पृथ्वी पर जीने के लिए आपको किस बात का ध्यान रखना है, वही जीव जीवित रह सकता है जो योग्य है इस वातावरण में जीने लायक। समझ में आया? यानी कि इन सब से झेल जाएगा जो योग्यतम वर्ण है। वर्ण का मतलब कि चयन, और योग्यतम का मतलब कि अधिकतम वही इसमें जी सकता है, जो वही चयनित किया जा सकता है जो इन सब चीज़ों से लड़ सकता है। ये था डार्विनवाद सिद्धांत, जिसको डार्विन ने दिया था। किस किताब में लिखे हैं? ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज में लिखे हैं। जंतुओं में संतानोत्पत्ति होने की प्रचुर क्षमता होनी चाहिए। ऐसा नहीं है मार धड़ाधड़ जन्माए जा रहे हैं और उधर से कौनो न कौनो जैसे झेलना, जैसे आया था कोरोना वायरस, आ गया था। कोरोना वायरस क्या किया, जन्म लेने के लिए तो जन्म ले लिया, लेकिन ये वातावरण को झेल नहीं पाया, इसीलिए कोरोना वायरस आज भी यहाँ पर है वायुमंडल में। लेकिन हम लोग कोरोना वायरस को झेल दिए, यानी कि मार गए। अब कोरोना वायरस हमारे अंदर आता है तो वो काम ही नहीं कर पाता अपना पूरा। समझ में आया? तो कोरोना वायरस आज भी है।
और क्या है, यहाँ पर अंतः जातीय संघर्ष करना पड़ेगा, यानी कि अपने ही जाति के लोगों से, जैसे मानव जाति को मानव से, बकरी को बकरी से, भैंस को भैंस से, कुत्ता को कुत्ता से, शेर को शेर से बिल्ली से। देखो बिल्लियों में लड़ाई होता है दूध पीने के लिए, वो कहते हैं हम उसको पिएंगे, वो कहते हैं हम तो पिएंगे, दोनों मार हो जाता है। और यहाँ पर वातावरणीय संघर्ष भी, यानी कि ठंडी गर्मी बरसात भी झेलना पड़ेगा। वही जीव जीवित रह सकते हैं जो अधिकतम योग्य रहेंगे इस वातावरण में, और कुछ भी भिन्नताएं भी आ जाएंगी। ये था डार्विनवाद सिद्धांत। अब एगो है उत्परिवर्तनवाद सिद्धांत। उत्परिवर्तनवाद सिद्धांत को ह्यूगो डी व्रीज ने दिया था। इसी को म्यूटेशन कहते हैं। उत्परिवर्तन को, उत्परिवर्तन क्या होता है, अचानक जीन में परिवर्तन हो जाने से नई जातियों का उद्भव हो जाता है, जिसको हम उत्परिवर्तन कहते हैं। ये कौन दिए हैं, ये ह्यूगो डी व्रीज ने दिया है। इतना समझ में आया। जैसे आप लोग सुने होंगे कि पहले मुर्गा आया कि पहले मुर्गी आई कि पहले अंडा, ये सबसे ज़्यादा, तो ये किसके कारण हुआ था, ये उत्परिवर्तन के कारण हुआ था। जैसे मान लो कोई पक्षी थी, वो अंडा दी, अब उसके जीन में अचानक कोनो ऐसा परिवर्तन आ गया जिसके कारण क्या हुआ कि वो उस पक्षी का, जैसे मान लो कि कोयल है, कोयल अंडा दी तो कोयल में कुछ ऐसे नहीं जीन परिवर्तन आ गया जिससे कोयल ना निर्माण होकर एक अलग प्रजाति बन गई, और वो मान लो मुर्गी ही हो गई। तो इसमें ये निश्चित नहीं हो सकता कि पहले मुर्गी आया कि पहले अंडा आया, लेकिन ये निश्चित है कि ये उत्परिवर्तन से आया है। समझ में आया, जीन में अचानक परिवर्तन हो गया तो उत्परिवर्तन के कारण हुआ है। ये इतना था इसमें, उत्परिवर्तनवाद, डार्विनवाद और लैमार्कवाद। इसमें से इतने ही क्वेश्चन बनते हैं, बाकी और क्वेश्चन इसमें से नहीं बनेंगे। बाकी अब जो आपका अगला टॉपिक आएगा वो देखा जाएगा कि कौन सा टॉपिक है। तो इसको आप लोग अगर स्क्रीनशॉट मारना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट मार लीजिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे ही, क्योंकि पहला वीडियो ही डालने जा रहे हैं जलवा जीएस क्लासेस पर। इसके पहले जो हमारी क्लासें चलती थी वो जलवा साइंस स्टडी पर चलती है, लेकिन अब जलवा साइंस स्टडी पर केवल बोर्ड एग्ज़ाम के लिए तैयारी कराई जाएगी। जैसे 10th का 12th का यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, इन सब के लिए हो गए, तो लगभग सिलेबस सेम ही है। तो जलवा साइंस स्टडी पर आपका बोर्ड एग्जाम की तैयारी होगी, जलवा जीएस क्लासेस पर कंपटीशन की तैयारी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।